गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एक और नया टॉपिक बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 जो रो मुनरो हेक्टर और आपका तीन जो मीर कासिम के बीच में हुआ था। आज इसी टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? जो आप एग्ज़ाम दोगे, जैसे आप देते हैं वो एनी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, इसमें से क्वेश्चन अगर पूछ इस टॉपिक में से आएगा तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर इसमें से आता है तो आप कर लेंगे। ठीक, और मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी देखो, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। दो पॉइंट याद रखो। पहला कि कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक। दूसरी बात, कौन जीता इसमें? ब्रिटिश। ब्रिटिश में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? मुनरो, हेक्टर मुनरो। जो मुनरो गवर्नर था बंगाल का, वो लीड कर रहा था ब्रिटिश कंपनी को। और मैं आपको बता दूं कि बंगाल से यानी इंडिया से, कि बक्सर में इंडिया के भारत में से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था या बंगाल से, तो मैं आपको बता दूं मीर कासिम जो बंगाल का था। वो आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी, इससे आप कनेक्ट करना। बैटल ऑफ प्लासी जो 57 में हुई थी, जो सिराजुद्दौला हारा था। सिराजुद्दौला हारने के बाद कौन बनता है नवाब? मीर जाफर। मीर जाफर मैंने आपको बताया कि मीर जाफर बना नवाब। मीर जाफर के बाद क्या ऐसी समस्या आ गई कि कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई बंगाल में कि बैटल ऑफ बक्सर दोबारा हुआ? क्योंकि मीर जाफर, आपको पता है कि मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि मीर जाफर किसके सपोर्ट से बना था? रॉबर्ट क्लाइव, यानी ब्रिटिश कंपनी ने वो नवाब बनाया था। क्योंकि सीक्रेट अलायंस हुई थी, सिराजुद्दौला नहीं हारता, लेकिन उसके साथ क्या षड्यंत्र हुआ था। तो आप उसी को, बैटल ऑफ बक्सर के पढ़ने से पहले हम उसी को देखते हैं, इसका बैकग्राउंड कि ऐसी क्या समस्या आई, कि ऐसी कौन सी घटना घटी कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ, क्यों हुआ। आप ये बस इतना रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, भाई। तो आप भाई से ही सारे क्वेश्चन डील कर सकते हो। जब आपको ये वाला रीजन पता होगा ना कि क्यों हुआ था, तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में तो आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन सी घटना हुई थी कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। देखते हैं। पहले बात करते हैं मीर जाफर की। मैं आपको बता दूं, मीर जाफर मीर जाफर था, ये नवाब बना 1757 से लेकर कब तक रहा? 1760 तक। 1757 से लेकर 1760 तक रहा। अब जब ये नवाब बना तो इनके बीच में डील हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में। क्या हुआ था कि मीर जाफर, जब उसने बोला था कि मतलब अगर रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मीर जाफर आपको मैं नवाब बनवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो जो सिराजुद्दौला, जो मैंने आपको बताया था फरमान, जो दस्तक दिया था, किसने दिया था? फर्रुखसियार ने 1717 में। कब दिया था? फर्रुखसियार ने दिया था 1717 में। किसको दिया था? फर्रुखसियार। इसने फरमान दिया था, फरमान गिव टू ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या था कि ब्रिटिश लोगों को 3000 रुपये प्रत्येक साल देने पड़ते, किसको? मुगल को, और वो बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते थे। और इसको हम क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया। तो इसी सिलसिले में ये टैक्स का मिसयूज करते थे।
इसमें दस्तक, फ्री ट्रेड, जो चुंगी पर टैक्स लेते हैं वो वाला जो टोल टैक्स बोलते हैं। लेकिन ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि मिसयूज करते इसका। मिसयूज कैसे करते कि अपना तो जैसे मैं ब्रिटिश लोग क्या करते कंपनी के साइड में अपना पर्सनल भी व्यापार करते थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की 4 गाड़ी जा रही है माल की, 4 सामान जा रहा है गाड़ियों में, तो उसमें 5 ही गाड़ी अपनी लगा देते थे। और क्या करते थे, दस्तक दस्तक का दस्तक का मिसयूज, मिसयूज करते दस्तक का। मिसयूज दस्तक का कैसे करते थे कि इनको एक दस्तक दिया जाता है, यानी ऐसे कोई पास है, ब्रिटिश इंडिया के पास रहता है, तो क्या करते जैसे ये तो फ्री था, अब ये क्या करते जैसे और कोई व्यापार करने जा रहा है बंगाल में, तो उसको टैक्स के तौर पर कितने देने हैं, 50 रुपये। किसको, नवाब को। नवाब कौन सा नवाब, बंगाल के नवाब को। तो ये क्या करते अपना दस्तक इसे दे देते 30 रुपये में, और 20 रुपये अपने पास रख लेते। इससे क्या हो रहा था कि डायरेक्टली जो मुगल का जो आर्थिक और उसके बाद खजाने की बात करें, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी नवाब को। इसलिए सिराजुद्दौला के और उसके बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। यही सब कुछ इसके साथ हुआ था। जब मीर जाफर डील हुई थी, तो इसमें क्या कहा था कि जब डील हुई जीतने के बाद कि ये तो नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बनता है 1757 से लेकर 1760। ठीक, पॉइंट बाय क्लियर। और सेकंड बात ये क्या करता है, ये देता है गिव जमींदारी ऑफ 24 परगना टू ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, ये क्या मतलब 24 परगना की जमींदारी देते, इसमें जमींदारी दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब सारा टैक्स, यानी टैक्स रेवेन्यू जो आता था ब्रिटिश इंडिया के पास आ रहा था, सब कुछ। अब उन्हें मतलब डायरेक्टली उन्हें नवाब से कोई मतलब नहीं, यानी वो नवाब को अब एक भी पैसा नहीं देते थे ना टैक्स। पहले वो चोरी छुपे करते, अब क्या कर रहे थे, सरेआम कर रहे थे। और मीर जाफर को इतना परेशान कर दिया था कि जब अब इसी बीच में आप मैं आपको बता रहा हूँ कर्नाटिक वॉर चल रहे थे, सेकंड फर्स्ट थर्ड जो चल रहा था आपका 54 से लेकर 63 तक चला था। उसी दौरान जब साउथ में, जैसे ये तो बंगाल ऐसे था, जो साथ में कंपेन चलता था ब्रिटिश इंडिया का, तो ये खर्चा आता था कि ये सब ब्रिटिश गवर्नर बोलते मीर जाफर को कि हमारे आर्मी के लिए जो मतलब आर्मी का खर्चा आ रहा आप दो। और ये हम कंपेन कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, साउथ में। आर्मी का सारा खर्चा ये दे मीर जाफर से लेते थे। और ये क्या करते, और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इनसे पैसे लेते। और ये क्या है मतलब इनसे बहुत परेशान हो गया, मतलब ये इरिटेट होने लगा कि हर किसी चीज़ मतलब ना तो ये कोई अपना नियम ना कर सकता है, या मतलब ये ना कोई कानून बना सकता है, या इसकी मतलब इसके शासन में राज्य में भी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी और खजाना खाली होता जा रहा था। तो ये इसने सोचा कि ऐसे तो ब्रिटिश लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। तो इसने सोचा क्यों ना मैं इसे बंगाल से निकाल दूं। लेकिन बंगाल से कैसे निकलेंगे, वो तो ताकत बहुत ही बड़ी पावर स्टेबलाइज कर दी थी बंगाल में। तब मीर जाफर ने एक सीक्रेट अलायंस यानी कॉन्स्पिरेसी रची। किसके साथ, डच। जो मीर जाफर है, मीर जाफर कॉन्स्पिरेसी विद डच कंपनी। अब मैं आपको डच कंपनी कौन सी थी, ये डच कंपनी वही है जो भारत में कब आती है,
1605 में। लेकिन इसमें आपको थोड़ा डच के बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर आता है। डच कंपनी कहाँ की है? नीदरलैंड की है, जो डच हॉलैंड कहते थे जैसे पहले। और इसकी स्थापना होती है 1602 में। लेकिन इन इंडिया में कब आती है? 1605 में। ये भी व्यापार करने आई थी, ट्रेड कंपनी थी। अब इससे क्या होता है कि डच के साथ कॉन्फ्रेंसी रची। कहाँ रची? एट चुनसरा। चिनसुरा में इनने कॉन्स्पिरेसी रची कि आप आओ और ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश को निकालना है। तो ब्रिटिश लोगों को पता चला कि मेरे मीर जाफर कह रहे थे, अच्छा हमने नवाब बनाया, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये मीर जाफर उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से हमारी ये डिमांड नहीं देता है। तो ब्रिटिश लोग नाराज थे इससे। तो ये क्या करते हैं कि 1759 में तो बेदरा के बैटल ऑफ बेदरा इसमें डच को डिफीट कर दिया जाता है बुरी तरह से। और यहाँ से अब इनका पतन हो जाता है, डच का पूरी तरह से पतन हो जाता है कि डच डिफीटेड बाय ब्रिटिश कंपनी। अब इन्होंने सोचा कि मीर जाफर को हटाना चाहिए। तो इन्होंने 1760 में मीर जाफर का किला चारों तरफ से घेर लिया। मीर जाफर का जो किला था चारों तरफ से घेर लिया। तो मीर जाफर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो इससे बोला ब्रिटिश गवर्नर ने कि आप जाओ, पेंशन के तौर पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे और आपको बंगाल मतलब नवाब से हटाया जाता है। अब ब्रिटिश के पास दो ऑप्शन थे कि अगर इनको मीर जाफर को हटाने के बाद अगला नवाब कौन बनेगा। वो उनकी षड्यंत्र मतलब उनकी जो डिप्लोमेटिक थी ना, बहुत अच्छी थी स्ट्रेटजी। उनको पता था कि अभी भी मराठा थे भारत में, मराठा रोहिलखंड, और इनसे मराठा से ना ये बहुत मतलब डरते। उनको पता था कि बेशक बैटल ऑफ पानीपत में 1760 में मराठा हार गई थी। अब्दुल शाह मतलब अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था मराठों को 1760 में। जो अपना 1760 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1760 में, तो उसमें क्या कहते हैं मराठा हार गए थे। लेकिन फिर भी वो ताकतवर थी, पावर शक्ति थी। ब्रिटिश लोगों को डर लगता था कि अगर हमने नवाब को मार दिया या पूरा अभी कब्जे में ले लिया तो अभी बहुत मतलब ये रेवोल्यूशन कर देंगे और हमको यहाँ से भागना भी पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी भी पूरी सैनिक नहीं है, आर्मी नहीं है, और यहाँ भी हम थोड़ा बहुत कम आर्मी है। तो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा कि अब किसको नया नवाब बना दिया जाए। तो ये नवाब बनाते हैं दो। ये मीरान, इसका लड़का मीरान था, मीरान, और दामाद मीर कासिम। मीर कासिम, ये मीरान। मीर कासिम था मीरान। लेकिन क्या होता है बीच में मीर कासिम की हो जाती है डेथ। मीर कासिम की हो जाती है डेथ। तो इनके पास ऑप्शन बचता है मीर कासिम। अब इन्होंने बुलाया मीर कासिम को कि आओ, आपको नवाब बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले इनके साथ ये कुछ डील की जाती है, ट्रीटी की जाती है। जो मैं अब मीर कासिम की बात करते हैं। यहाँ तो होगी मीर जाफर की, अब मीर कासिम की बात करते हैं।
मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम की बात करते हैं। ये दामाद था किसका? मीर जाफर का। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश लोगों ने, और इसका सपोर्ट किसने किया था? वंशी टट। वंशी टट बिकम न्यू गवर्नर ऑफ कलकत्ता। सपोर्ट हिम, मीर जाफर की सपोर्ट की। और इन्होंने इनके साथ के उन्होंने कहा 1760 में चलो अब आप नवाब बनोगे, उससे पहले डील करते हैं। तो डील करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मीर कासिम, मीर कासिम एंड ट्रिटी 1760, ट्रिटी 1760 ये होती है। मीर कासिम से अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। कौन से? पहला गिव अब ये क्या मीर कासिम के साथ डील करते हैं, उनसे डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। कौन कौन से ले लेते हैं? बर्दवान, मिदनापुर, चिट्टगांव और शेयर। ब्रिटिश लोग कहते हैं जो चुनावी पुलिस थी कि उसमें जो ट्रेड ऑफ सिल्ट, उसमें हमारा शेयर रहेगा 50%। वहाँ से उन्होंने लिया। और आउटस्टैंडिंग ड्यूटीज फ्री ट्रेड, उन्होंने आउटस्टैंडर्ड जो स्टैंडिंग जो ड्यूटी होती थी, टोल टैक्स, फ्री ट्रेड, तो उसके लिए भी फ्री ट्रेड और खर्चा लेते थे कि मतलब जैसे उनको कंपेन चलाना है साउथ में कहीं भी, तो खर्चा लेते थे इनसे, और अपनी सैनिक के लिए भी खर्चा लेते। और आफ्टर बात करते इनसे डील की गई थी, जो आपका दुश्मन होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा। ठीक, जो आपका दुश्मन होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा। और इनमें क्या किया, ये सब हुआ मीर कासिम के साथ। ठीक, अब क्या होता है, मीर कासिम मान जाता है। और ये क्या 1760 में नवाब बन जाता है। और ये कब तक रहता है? 1763 तक। क्योंकि ये भी इन चीज़ों से परेशान हो गया था।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मीर कासिम था, ये ब्रिटिश लोग मतलब फ्री ट्रेड, मिसयूज दस्तक और टोल टैक्स बिल्कुल कुछ भी नहीं देते थे, जिससे क्या हो रहा था कि सीधा का सीधा मीर कासिम के खजाने में प्रॉब्लम आ रही थी। एक ही खजाना नहीं आ रहा था, और ऊपर से ये सैनिक बढ़ाते जा रहे थे, और इनके क्या ऊपर से खर्चा लेते मीर कासिम से कि कंपेन करना है किसी अलग अलग राज्यों में, तब खर्चा ले रहे थे। तो मीर कासिम ने सोचा कि भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, मतलब ये अच्छे से जीने नहीं देंगे। तो मीर कासिम था एक स्वाभिमानी वाला कि मैं इनके अंडर में रह के काम नहीं करूँगा, कि मैं इनके अंडर में रह के काम नहीं करूँगा। तो इसने सोचा कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो कुछ एक्शन लेंगे, और यहाँ पे मुझे कुछ करने नहीं देंगे मुझसे, और मुझे जब मैं करूँ तो रोकेंगे। तो इसने सबसे पहले कार्य किया कि शिफ्ट, क्या कि कैपिटल, जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद कैपिटल वो शिफ्ट कहाँ कर दी, मुंगरो, मुंगेर इन बिहार। क्या शिफ्ट कर दी, बिहार में। कि उन्होंने पहले सोचा कि चलो पहले दूर इनसे दूर जाता हूँ, फिर वहां से करूँगा मैं। तो कैपिटल अगर कुछ सुना है कि मुर्शिदाबाद कैपिटल बंगाल की थी, और जो मुंगेर में शिफ्ट की थी किसने की थी, तो क्या बताएंगे, मीर कासिम। ठीक, मुंगेर में की, पहले एक्शन ले लिया था। सेकंड, उसने जो दस्तक था, दस्तक जो ट्रेड पे लगाया, ट्रेड फ्री करते थे, उसने क्या किया कि सारी ड्यूटी जो टोल टैक्स चुंगी लगती थी, जैसे कि टैक्स व्यापार करने आ रहे हैं तो ये क्या करते, जैसे बीच बीच में टैक्स लगता था कि मतलब आप सामान लेके जाए टैक्स, तो मीर जाफर ने वो फ्री कर दिया, मतलब हटा दिया वो ट्रेड फ्री और कमर्शियल, कमर्शियल मतलब उसने सभी व्यापारियों के लिए फ्री कर दिया ट्रेड, कि कोई भी आओ सब करो। अब ये बात जब ब्रिटिश लोगों को पता चली कि मीर कासिम ने कि ट्रेड वो जो दस्तक वाला जो ड्यूटी लगती थी और जो टैक्स लगता था उसने सब फ्री कर दिया, कि उसने मीर कासिम ने सोचा कि जब ब्रिटिश लोग, ये लोग मुझे देते नहीं ये टैक्स, सब कुछ ये ब्रिटिश लोग रख लेती है और खजाने की समस्या हो रही है, सब रिमूव कर दिया। तो ब्रिटिश लोग नाराज हो गए। अब इसने अपनी सैनिक मौजूद की, लेकिन कुछ जो जमींदार थे, जमींदार वो ब्रिटिश से मिले थे, जैसे राम नारायण, एक जमींदार था राम नारायण, ये सपोर्ट करते थे ब्रिटिश लोग। तो इसने क्या कि जमींदार इसकी बात नहीं मान रहे थे, तो इसने क्या, राम नारायण को मार दिया कि जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसका यही असल होगा, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तो जमींदार उनकी बात मानने लगे, टैक्स जैसे कह रहा था वैसे चल रहा था, कि ये अपने हाथों में लेगा। ये सब ब्रिटिश जो थी उनको पता चल रहा था कि मीर कासिम क्या क्या कर रहा है। तो अब क्या होता है, ब्रिटिश लोग मतलब ब्रिटिश कंपनी आती है, तो 1763 में, कब, 1763 में इसके साथ बैटल होता है, और उसमें ये हार जाता है। कब, 1763 में ये डिफीट होता है, डिफीटेड बाय ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी डिफीट हो जाता है। और एक कैप्चर में, ब्रिटिश कंपनी कैप्चर में क्या क्या ले लेती है, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, गेरिया, सिंसरा, ये सब कैप्चर में ले लेती है। अब यहाँ से मीर कासिम भागता है,
भाग कर सीधा अवध पहुंचता है और अवध जाकर सीधी बात करता है किससे? शुजादौला, क्योंकि अवध का नवाब उस टाइम कौन था? शुजादौला था। उस मीर कासिम ने कहा, साहब सुनो, ये ब्रिटिश लोग कुछ अपनी हद से ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। मेरे ससुर जी से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हुई कि हम लोगों ने ज़्यादा छुट्टी दे दी। अब ऐसा करते हैं, हम लोग मिलकर ब्रिटिश को यहाँ से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। तो उस टाइम शाह आलम जो मुगल एम्परर था, कौन? शाह आलम द्वितीय, जो मुगल एम्परर था, शाह आलम, शाह आलम, जो 1760 से लेकर 1806 तक रहता है। कौन? शाह आलम द्वितीय। ये भी इसके मुगल, ये दिल्ली में नहीं था, कि दिल्ली में जो कि इसी के नोबल्स थे, राजा दरबारी थे, इसको मारना चाह रहे थे। ये भी भागकर आया था, ये भी, इसने भी सडनली शुजादौला के पास, तीनों ने मीटिंग की कि चलो इनसे लड़ते हैं और इनको हराते हैं। तीनों एग्री हो गए। यही माना जाता है कि जो मीर कासिम का शुजादौला के पास आना, यानी शुजादौला के पास एक सनी का आना, कि एक सनी का आना, यानी उसके पास शासन था, राज्य अपना था, लेकिन मीर कासिम जब पहुंचता है और युद्ध करता है, तीनों मिलकर बैटल करते हैं ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, तीनों को तीनों शक्ति हार जाती हैं, जिसमें कि शुजादौला को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और उसका राज्य छिन जाता है। लेकिन उसको भी शुजादौला की, उसके भी कुछ अपनी थे। वो ये सोच रहा था, क्यों ना इनके साथ मिलकर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल से निकाल दिया जाता है, तो बंगाल मेरे कब्जे में आ जाएगा। और इधर शाह आलम था, शाह आलम ब्रिटिश से पहले नाराज था, तो वो अपना अपना हित था। अब ये क्या होता है, तीनों, अब यहाँ से होती है बैटल। यहाँ से बात करते हैं बैटल की। बैटल बक्सर 22 अक्टूबर 1764। दो शक्तियाँ थी, पहली ब्रिटिश कंपनी, इसको लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और इधर कौन? तीन लोग थे, शुजादौला, अवध, शाह आलम सेकंड, मुगल एम्परर, और थर्ड मीर कासिम, जो बंगाल। भारत में ये माना जाता है कि ब्रिटिश कंपनी बैटल बक्सर के बाद मजबूती पा लेती है, धन से, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और पूरा का पूरा कैप्चर में ले लेती है। ठीक, उसी दौरान 1764 में होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मीर कासिम को दोबारा नवाब बना दिया जाता है, उसको मीर जाफर को, मीर जाफर को 1763 से लेकर 1765 फिर दोबारा बना दिया जाता है। और कहा जाता है कि मीर जाफर बोलता है कि साहब जो हो गया तो हो गया, चलो मुझे दोबारा नवाब बना दो। ये नवाब, अब अगर पूछते हैं कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उस टाइम नवाब अवध को, उसका बंगाल का नवाब कौन था, तो आप बता सकते मीर जाफर था। ठीक, तो इसकी तो कहानी यही खत्म हो जाती है। बात चल रही थी बैटल की, तो बैटल होती है। अब क्या होता है, इधर से आर्मी आती है,
इधर से भी आर्मी आती है। ये 40,000 और ये 7,000। कहते हैं ना, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, जो कि सीधा सीधा हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 40,000 कितने सैनिक, 40,000, यानी इसका कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग यानी कितनी भीड़ है। अगर अपने पास कि कितनी नॉलेज है कम हो, तो स्किल पावर ज़्यादा होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, जो कि सब यूरोप यानी ब्रिटिश के पास थी और ये मीर कासिम के पास यानी तीनों लोगों के पास नहीं थी। यही रीज़न था कि मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और शाह आलम ये तीनों के तीनों हार जाते हैं। बैटल ऑफ 22 अक्टूबर 1764 में तीनों को तीनों कंपनी तीनों के तीनों राज्य हार जाते हैं और ब्रिटिश जीत जाती है, जो कि भारत में सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत मानी जाती है, जो कि मैं आपको बता दूं, इस जीत के बाद बंगाल की बुरी स्थिति कर दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि फिर ब्रिटिश के हाथों में सारी पावर आ जाती है और वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी सैनिक, अपनी ट्रेड, सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना चल लगते हैं। लेकिन अब क्या था, मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश कंपनी का हेक्टर मुनरो, ये गवर्नर था बंगाल का, ये लीड कर रहा था। ये कह रहा था, अब इसे खुद ही विश्वास नहीं था कि हम लोगों ने इतनी बड़ी सैनिक को हरा दिया, 40,000 यानी 3 बड़ी शक्तियों को हरा दिया, अवध, मुगल और बंगाल। अब इन्होंने क्या किया, सीधा चिट्ठी भेजी रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को ही वॉज द ब्रिलियंट पर्सन, ही हैज ए डिप्लोमेटिक एंड बोल सकते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट था, क्योंकि वो उससे डिप्लोमेटिक राजनीतिक कोटि यानी उसकी षड्यंत्र, उसकी समझ, सोच कि कैसे स्टेप लेना चाहिए, इसके पास अच्छी स्किल थी इसकी। उन्होंने कहा कि साहब आप आ जाओ, हमने युद्ध जीत लिया, तीनों को हरा दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव भी बड़ा पहले अचंभित हुआ कि तीनों शक्तियों को हरा दिया, और उसने देखो हमें हरा दिया, युद्ध करना आता है लेकिन इनके साथ निपटना नहीं आता, इनके साथ करना क्या है, ये आके आप ही देखो इनके साथ क्या करना है, आप ही करो, हमने तो इनको हरा दिया, बस अब आप करो, आपको करना क्या है इनके साथ। भाई रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है, रॉबर्ट क्लाइव आता है, और रॉबर्ट क्लाइव जब आता है, रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में, तो देखता है अच्छा शुजा-उद-दौला अवध, चलो ठीक, सालम मुगल एम्परर, तो वो कहता है सालम से, अरे सालम तुमसे अपना राज्य संभाला नहीं जा रहा है और चलिए दूसरे पे कब्जा करने के लिए, इधर उधर हाथ ना फेंको। अब उसने क्या करना क्या है, अब वो इनको मतलब, अब मीर कासिम की बात की, मीर कासिम भाग गया था यहाँ से, मीर कासिम था ही नहीं, वो यहाँ से भाग गया। बताते हैं 1777 में इसकी डेथ हो गई थी, किसकी? मीर कासिम की डेथ किसकी हो गई थी? मर गया था, मीर कासिम की डेथ हो गई थी 1777 में, तो इसकी तो कोई खत्म, यही बात खत्म हो जाती है, ये तो युद्ध के बाद भाग गया था। लेकिन अब ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, आप ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद को, जो कि 1765 में हुई थी, आपको मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर से एक ना क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, और मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में किस किस के बीच में हुई थी। तो आप देखो, यहाँ कौन पकड़ लिया? शुजा-उद-दौला, कौन? शुजा-उद-दौला,
दौला। इसने चलो आओ साहब पहले तुमसे निपट लेते हैं, यानी तुमसे बात कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा तुम पहले आओ, तुम ही से देखते हम। तो इनसे कहा चलो भाई। इनसे क्या करता है कि इलाहाबाद इलाहाबाद एंड कारा, इन दोनों को छीन लेता है और किसको दे देता है? सालम को। इलाहाबाद एंड कारा गिव साहलम, शाह आलम सेकंड। और 50 लाख रुपए ले लिए जाते हैं कि जितना हमारे खर्च में, जो हमारे युद्ध में खर्चा हुआ, उनका खर्च भी ले लिया जाता है शुजादौला से। और अपना तीसरा पॉइंट, जमींदारी ऑफ बनारस और गाजीपुर किसको दे दी जाती है? बलवंत को। बलवंत को दे दी जाती है। ये सब होगा किसके साथ? शुजादौला के पास। अगर ये आता है कि शुजादौला के पास साथ कौन कौन से ट्रीटी हुई तो आप बता सकते हैं। इलाहाबाद को ले लिया, 50 लाख रुपए और जमींदारी। ठीक। अब आता है यहाँ पे सालम। अब इन्होंने पकड़ा सालम सेकंड। इन्हें क्या गिव, इसको दिया, क्या दिया? इलाहाबाद एंड कारा, दो राज्य दे दिए। और इनको इलाहाबाद का नवाब बना दिया और बोला कि अब आपको इलाहाबाद में रहना, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। और 26 लाख पेंशन पे, कितने पे? 26 लाख पेंशन दे दी इनको। और क्या किया कि इनके साहलम के साथ एक दीवानी ली गई थी। कि ये इंपोर्टेंट है यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट, दीवानी छीन ली गई। किससे? बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। कब छीन ली गई? 1765 में। ठीक। और इसे क्या कहते हैं? अब इनसे कहा गया था कि आपको कहीं भी हाथ मारने की जरूरत नहीं है और आप इलाहाबाद को संभालो, यहीं पे रहो। क्योंकि डायरेक्टली ये बस नाम के थे, कठपुतली थी। सरकार कौन चला रहा था? गवर्नमेंट कौन चला रहा था? ब्रिटिश लोग। सब कुछ ब्रिटिश लोगों के हाथ में था, इनके पास कुछ नहीं था। वो अपनी मनमानी करते। लेकिन उसको रॉबर्ट क्लाइव को अच्छे से पता था, अगर वो इनको मारना चाहता दोनों को मार देता, पता भी नहीं चलता कि कब मार दिए गए। लेकिन उनको पता था कि अगर मैंने इन दोनों को मार दिया और मैं नवाब बन गया डायरेक्ट, तो यहाँ की जनता भड़क सकती है और हमारे विद्रोह कर सकती है। जिससे क्या है कि हमारे पास अभी भी इतनी सैनिक नहीं है कि इन मराठाओं का, इन लोगों का सामना कर सके। तो नाम के लिए नवाब बना दिया गया कि नाम के लिए नवाब है, और बाकी सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड दीवानी राइट ले लिए कि मतलब अब ये कुछ नहीं करेंगे। ट्रेड हम लेंगे, टैक्स हम लेंगे, रेवेन्यू हम लेंगे, कि जमींदारी सब कुछ अपने हाथों ले ले, इनके हाथों कुछ नहीं। बर्बाद पूरा अवध बंगाल को। बंगाल का नवाब कौन बनता है? नाजिब उद दौला। फिर कठपुतली नवाब बनते हैं कि मीर जाफर भी मर जाता है 1765 में। तो 1765 में मीर जाफर मरता है, उसके बाद कौन बनता है? नाजिब दौला। ये क्या है? नवाब, बंगाल के नवाब है, कठपुतली है। सबको कौन चला रहा था? ब्रिटिश लोग। यहाँ से ब्रिटिश लोगों की शक्ति बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करते जाते हैं। और अपना बैटल ऑफ बक्सर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो डुअल सिस्टम है, जो कि आने वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर ये आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो या कोई इसमें गलती हो तो कमेंट करना,
सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर करना। थैंक यू।